नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी ब्रिटेन में रिजल्ट आए हैं। लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है और 400 पार। भारत में तो नरेंद्र मोदी का पूरा नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी का ये बिना नारा दिए 400 पार हो गया है। और जो ऑफिस के बाहर गए हैं, ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। पहली बार उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की थी ब्रिटेन में, और उस समय तमाम तरह की बातें भी मीडिया में सुनने को मिल रही थी कि जिन गोरों ने सदियों तक भारत पर राज किया, उन गोरों पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति राज करेगा, और किया भी। जनवरी 2023 में वो प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, दूसरे बहुत सारे फैक्टर, जो 5 वादे उन्होंने किए थे, उसकी वजह से भी उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। लेकिन ऋषि सुनक ने क्या किया? जैसे ही उन्होंने देखा कि 650 के सदन में उनकी पार्टी को केवल 121-125 सीटें मिल रही हैं, उन्होंने अपनी हार को नम्रता से स्वागत किया, अपने पद से इस्तीफा दिया, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को खाली कर दिया, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास है। जीतने वाले को बधाई दी, फोन करके बधाई दी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब, ये ऋषि सुनक ने क्या किया? ऋषि सुनक तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जैसा यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं। 543 के सदन में राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिली है, 99 सीटें मिली हैं। और ये इनकी मम्मी, इनकी बहन जी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वी का निशान बनाते हुए, हंसते हुए, प्रफुल्लित मुद्रा में फोटो खिंचवा रहे हैं, जारी करवा रहे हैं। और इनके जो मीडिया के देखने वाले हैं, उनका आपने देखा होगा, सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो आईटी सेल में जब प्रवेश कर रही हैं तो ऐसे जो है मुक्का तान करके और हंसते हुए अंदर जा रही हैं कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की इन लोगों ने कि जैसे ये जीत गए हैं, और 240 सीटें जीत करके, और एनडीए की कुल मिलाकर के 293 सीटें जीत करके और पूर्ण बहुमत प्राप्त करके नरेंद्र मोदी जैसे हार गए हैं। और यही पूरे देश में देश में भी और दुनिया में भी इन्होंने परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की। यानी बेशर्मी का इससे निचला स्तर कोई हो नहीं सकता है कि देश की जनता ने आपको तीसरी बार ठुकराया है। तीसरी बार राहुल गांधी फेल हुए हैं, और इसके बावजूद उनकी एरोगेंसी सदन के बाहर भी और सदन के भीतर भी पूरे देश ने देखी है। आज का मेरा विषय भी एक्चुअल में यही है। एक तरफ ब्रिटेन है, जहां भारतवंशी ही प्रधानमंत्री थे, और जब वो चुनाव हार गए तो बहुत गरिमा के साथ, बहुत मर्यादाओं में रहते हुए, सुहृदयता का परिचय देते हुए, जो एक सनातन परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसका आचरण करते हुए, उसका प्रदर्शन करते हुए उन्होंने इस्तीफा भी दिया, प्रधानमंत्री आवास भी खाली कर दिया, बधाई भी दी जीतने वाले को, जो सरकार बनाने वाले थे उनको बधाई भी दी। और दूसरी तरफ ये भारत है, यहाँ का विपक्ष है, और विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने एरोगेंसी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। झूठ पर झूठ, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी।
लगातार जारी हैं। यानी फ्रस्ट्रेशन का लेवल किस स्तर पर है, आप इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ ब्रिटेन में ऋषि सुनक, जो वहीं के माहौल में पले बढ़े हैं, पढ़ाई भी वहीं हुई है, उनका परिवार भी वहीं था 3 पीढ़ियों से, जिनका भारत की एज सच जो कल्चर है, उससे कोई सीधा वास्ता कभी पड़ा नहीं, भारत में कभी रहे नहीं। लेकिन वो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, पूजा-पाठ भी करते हैं। उनका परिवार, उनकी पत्नी, जो मूर्ति दंपत्ति की बेटी है, उनको भी देखा होगा जब वो G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे, तो अक्षरधाम मंदिर में पति-पत्नी दोनों गए थे। उनके बच्चों के भी संस्कार भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो हमें देखने को मिलता है, ना तो विपक्ष में रहते हुए देश हित को किस तरह सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए, इसकी चिंता राहुल गांधी को है, ना प्रधानमंत्री पद का एक क्या लेवल होता है, उसका कितना सम्मान होता है, कितना मर्यादित उनके प्रति आचरण करना चाहिए, सदन के बाहर, सदन के भीतर भी, ना उसकी परवाह है। और सबसे बड़ी बात ये है, वैसे चुनाव के दौरान ही ये चीज़ें शुरू हो गई थी, जिस विषय को मैंने आज चुना है आपसे बात करने के लिए, और चुनाव के दौरान ही शुरू हो गई थी, उसी का नतीजा था कि ममता बनर्जी तो बैकआउट कर गई थी। इंडी अलायंस की सदस्य होते हुए भी उन्होंने कांग्रेस को बिल्कुल भाव नहीं दिया था, वामपंथियों को बिल्कुल भी घास नहीं डाली थी। वो इनको पश्चिम बंगाल में स्पेस ही देने को तैयार नहीं हुई थी। उन्होंने साफ-साफ कह दिया था, 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 सीटें जीत करके आई है, एक मालदा की, एक बहरामपुर की। उन दोनों सीटों को लेना हो तो हम वहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। उन 2 के अलावा आप किसी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। कांग्रेस नहीं मानी तो ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, लड़ाए। ममता बनर्जी का तो रिश्ता उसी समय खत्म हो गया था कांग्रेस पार्टी से, यहां तक कह दिया था उन्होंने कि ये गलतफहमी में है, इनके तो 40 सीटें भी नहीं आएंगी। और संबंध इतने खराब हो चुके थे कि जब 99 सीट कांग्रेस की आई, उधर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे को थोड़ा-सा साँस आ गई, और अरविंद केजरीवाल जिन परिस्थितियों में थे, इसके बावजूद मैं कहूँगा कि उनकी 3 सीटें आ गई पंजाब में। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 37 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। तो ममता बनर्जी ने इन सबको, अरविंद केजरीवाल को नहीं, बाकी सबको मैसेज किए या फ़ोन किया, और राहुल गांधी ने उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। यानी एरोगेंसी का लेवल केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही नहीं है इनका। इनका अपने घटक दल के सहयोगी जो भी नेता हैं और जो सीनियर नेता हैं, इनका तो राजनीतिक अनुभव कुछ भी नहीं है उनके सामने। उनके साथ भी इनकी एरोगेंसी का लेवल वही है। और इधर हम देख रहे हैं, जब से विधानसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हुई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी होना है, हरियाणा में भी होना है, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी होना है, और अगले साल के बिल्कुल पहले महीने में, दूसरे महीने में दिल्ली में भी होना है। तो 5 राज्यों में अगले 6-7 महीने में चुनाव होने हैं। इसके मद्देनज़र सबने अपनी-अपनी पोजीशन, अपनी-अपनी पोस्चरिंग करनी शुरू कर दी है। सबसे पहला काम तो अरविंद केजरीवाल ने किया, उनकी पार्टी ने किया। उन्होंने हरियाणा में भी
दिल्ली में भी, गुजरात में भी इनसे नाता तोड़ लिया और कह दिया कि ये तो लोकसभा चुनाव तक का ही था। और वैसा ही बयान फिर कांग्रेस को भी देना पड़ा मजबूरी में। ये इसको आप कुछ भी समझ लीजिए, राजनीतिक मजबूरी समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में तो आप साथ-साथ दिख रहे थे, वैसे साथ-साथ थे नहीं। क्योंकि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की कहीं भी एक साथ कोई सभा नहीं हुई। इनका कोई एक साथ का मैनिफेस्टो हो, ऐसा भी नहीं। इनका कोई रोड शो साथ हुआ हो, ऐसा भी नहीं। और पंजाब में तो ये मिलकर के भी नहीं लड़े। वो भी 13 सीटों पर लड़े, ये भी 13 सीटों पर लड़े। तो 50-50 आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का तालमेल या गठबंधन। वो भी खत्म हो गया चुनाव के परिणाम आते ही। तो ममता बनर्जी गई, अरविंद केजरीवाल गए, नीतीश बाबू तो पहले ही निकल लिए थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ ना तो मेरी इज्जत है, ना मेरी बात का कोई महत्व है, यानी कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई उनको चेयर भी देने को तैयार नहीं है। वो तो संयोजक बनने का ख्वाब लेकर के सबको इकट्ठा करने के लिए निकले थे। लेकिन नीतीश कुमार को बहुत जल्दी समझ में आ गई और वो चूँकि सुलझे हुए श्रूड पॉलिटिशियन हैं, उनको पता है कि कहाँ का मौसम कैसा है अब, तो इसलिए वो तो निकल आए और इसका फ़ायदा भी उनको बिहार में मिला। भारतीय जनता पार्टी को भी, उनको भी और एलजेपी को भी, इनको सबको उतना नुकसान नहीं हुआ बिहार में जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी। अधिकांश सीटें फिर से यही लोग जीत गए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान भी, सीट शेयरिंग के दौरान भी शिवसेना और कांग्रेस के बीच में जूतम पेजार की नौबत आई। चुनाव परिणाम आने के बाद सांगली से चूंकि वसंतदादा पाटिल के पौत्र निर्दलीय खड़े होकर के और उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट को चुनौती दे रहे थे और जीत भी गए, निर्दलीय जीत भी गए और जीतने के बाद फिर कांग्रेस में वापस भी आ गए। उसको लेकर के वहां जो जूतों में दाल बटी है, वो टेंशन अभी तक चल रही है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर ये रिजल्ट आने वाले दिन या उससे पहले जो एक मीटिंग बुलाई गई थी, उद्धव ठाकरे उसमें नहीं आए। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके करीब-करीब पौने 2 घंटे के भाषण का जवाब देते हुए लोकसभा और राज्यसभा में इनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, बालक बुद्धि, और बड़े रोचक किस्से भी सुनाए। ये भी सुनाया था कि एक बालक बुद्धि जो है वो साइकिल से गिरा। अब वो उन्होंने राहुल गांधी को हिट करने के लिए या राहुल गांधी की जो दशा है, यानी 543 में से केवल आपकी 99 सीटें आ रही हैं, 3 फिगर में आप 3 प्रयासों के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं और आप कॉलर खड़े किए हुए हैं और इस अंदाज में प्राइम मिनिस्टर पर हमले कर रहे हैं कि जैसे आप तो जीत गए हैं, प्राइम मिनिस्टर हार गए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी ने हिस्ट्री क्रिएट की है। 60 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को ये उपलब्धि हासिल हुई है कि निरंतरता में तीसरी बार वो देश की कमान संभाल रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी लीडरशिप का लोहा मानती है, लेकिन हमारे देश में जिनको ये लगता है कि हम तो पैदा ही प्रधानमंत्री बनने के लिए हुए हैं और हमारा ही इस पद पर एकाधिकार है, किसी दूसरे को इस पद पर आना ही नहीं चाहिए। वो किस-किस तरह की बातें करते हैं, किस-किस तरह की गालियाँ देते हैं, किस-किस तरह के झूठ बोलते हैं, उनको बदनाम करने के लिए, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए, वो सेना को भी घसीट लेते हैं। ये सारी चीज़ें देश देख रहा है। सदन के भीतर
जिस तरह का रवैया राहुल गांधी का रहा है, केवल जो इनकी अपनी पार्टी के सांसद हैं, ये उन्हीं को दिशा निर्देश नहीं दे रहे थे। ये समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, उनके सांसदों को भी वेल में जाकर के प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लगातार हंगामा करने और नारेबाजी करने के लिए कह रहे थे। और गोगोई को इन्होंने लगाया। गोगोई हाथ पकड़ पकड़ करके लोगों को ला रहे थे और वेल में खींच करके ले जा रहे थे कि यहाँ प्रधानमंत्री जहाँ खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, उनके ठीक नीचे खड़े होकर के नारेबाजी करिए, ताकि वो देश को संबोधित कर ही ना पाए, अलग अलग मुद्दों पर अपना स्टैंड ही क्लियर ना करने पाए। ये अलग बात है कि इसके बावजूद करीब 2.25 घंटे तक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया और जो वो बात कहना चाहते थे उन्होंने कही। एक बात हमने नोट की, आपने भी नोट की होगी, सदन के भीतर अखिलेश यादव बिल्कुल एकदम अवाक से बैठे हुए थे, हतप्रभ से बैठे हुए थे, दबे हुए, सिकुचे हुए से, सिकड़े हुए से, संकोची से बैठे हुए थे। और जब राहुल गांधी की तरफ इशारा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कुछ कमेंट कर रहे थे उन पर, तो वो हाँ में कई बार अपनी गर्दन हिलाते हुए भी देखे गए थे। स्थिति क्या है? जिस तरह राहुल गांधी ने और उनके फ्लोर मैनेजमेंट देखने वालों ने जो दूसरे सहयोगी दल हैं इंडिया अलायंस के, उनको डोमिनेट करने की कोशिश की है, उनको दिशा निर्देश देने की कोशिश की है और मजबूर किया है कि वो हंगामा करें। कई लोग नहीं आना चाहते थे वेल में, क्योंकि उनको नियम कानून पता है सदन के कैसे चलाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने, चूंकि ये अपना राजनीतिक स्कोर करना चाहते थे और प्रधानमंत्री के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते थे पूरे देश में और देश के बाहर भी, जहां से वित्त पोषण होता है कई विपक्षी दलों के नेताओं का, वहां भी ये मैसेज भेजना चाहते थे, तो इन्होंने वो सब किया। इसके बाद एक घटना और घट गई। वो घटी हाथरस में जो भगदड़ मची बाबा सूरजपाल के पंडाल में, उसमें करीब 125 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं, बच्चे हैं। उसके बाद ये तस्वीरें आई, वीडियो आए कि बाबा जो हैं वो अखिलेश यादव के करीबी हैं या अखिलेश यादव उनके करीबी हैं। और जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए भी अखिलेश यादव ने ये जो दुर्घटना हुई, हादसा हुआ, इसको लेकर के थोड़ा चुप्पी साधे रखी और कम से कम बाबा पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की कि उनके कामदारों को, उनके पहरेदारों को, उनके सुरक्षा कर्मियों को किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए थी, वो कोई बयान नहीं है। क्रिटिसाइज भी उन्होंने किया तो शासन को, प्रशासन को, योगी सरकार को किया। लेकिन राहुल गांधी साहब वहां भी स्कोर करने पहुंच गए और कहा कि मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। लेकिन वहां के अब फोटो भी आ रहे हैं, वीडियो भी आ रहे हैं, कई कैमरामैन लेकर के गए थे। ये हर जगह आजकल 6 से 8 कैमरामैन लेकर के जाते हैं और अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से जो पीड़ित होते हैं, दुर्घटना हो गई है, त्रासदी हो गई है, कोई इस तरह की ट्रेजेडी, उसको भी ये एक तरीके से कैश बना करने की कोशिश करते हैं और एक मैसेज पूरे देश में और दुनिया में ये भेजने की कोशिश करते हैं कि देखो मैं कितना संवेदनशील हूँ। जो आम लोग हैं, उनकी दुख तकलीफों, उनकी समस्याओं को समझना भी चाहता हूँ, उनके साथ खड़ा हुआ दिखता भी हूँ। तो ये जो हाथरस गए, उसको लेकर के योगी सरकार असहज हुई हो, नहीं हुई हो, वो अलग किस्सा है। और इससे
किसी सरकार की सेहत पे क्या फ़र्क भी पड़ना चाहिए। लोग मरे हैं, उनके परिवारजनों के लिए मुआवजे की घोषणा हुई, न्यायिक आयोग आयोग बैठ गया है, हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित हो गई, उसकी रिपोर्ट आ गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिनकी भी लापरवाही है, उनकी ज़िम्मेदारी जवाबदेही तय की जा रही है, उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह दिया है कि अगर इसमें कोई साजिश है तो साजिश करने वालों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। बाबा के बारे में भी उनका कड़ा रुख है। कुल मिलाकर के शासन का तो एक बिल्कुल क्लियर स्टैंड है इस मामले में। खुद योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुँच भी गए थे अगले ही दिन, और जब ये हादसे की सूचना आई तो उन्होंने 3-3 मंत्रियों को भेज दिया, अपने एडीजी को भेज दिया, अपने चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया कि आप जाकर के वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखिए। लेकिन राहुल गांधी अगर वहाँ गए हैं और ये सारा जो प्रभाव क्षेत्र है, ये या तो भारतीय जनता पार्टी का है या समाजवादी पार्टी का है। वहाँ जाकर के राहुल गांधी जितना टाइम लगाया, जितने लोगों से बात की, अब जिस तरह से वीडियो और दूसरी चीज़ें आ रही हैं, जिस तरह इनके सोशल मीडिया मंचों पर इसको खूब ग्लोरीफाई किया गया राहुल गांधी के वहाँ जाने को लेकर के, उससे अखिलेश यादव के कान ज़रूर खड़े हो गए होंगे। और प्रधानमंत्री ने हालाँकि ये मज़ाक-मज़ाक में कहा था, और जो पूरा वातावरण ये लोग क्रिएट कर रहे थे 99 सीट आने के बावजूद, यानी तीसरी बार भी गिरने और फेल होने के बावजूद, उसका वो साइकिल से बालक के गिरने का और किसी बुजुर्ग के आकर के उसको उठाने का, पुचकारने का और ये कहने का कि चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, तुम तो बहुत अच्छी साइकिल चला रहे थे, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। तो वैसा ही हाल राहुल गांधी का बताया था। लेकिन जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही है, इंडी अलायंस के घटक दलों को जिस तरीके से ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह उनको हाँकने की कोशिश कर रहे हैं सदन के भीतर, उसको लेकर के मुझे लगता है कि ममता बनर्जी तो पहले ही अलग हो गई, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए, महाराष्ट्र में सिर फुटबॉल की नौबत है, नीतीश कुमार तो काफ़ी समय पहले ही अलग हो गए थे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अगर कोई सबसे पहले कांग्रेस को झटकेगा, तो वो नाम अखिलेश यादव हो सकता है। क्योंकि अखिलेश यादव के कान निश्चित रूप से खड़े हो गए होंगे। एक तो 17 सीटें उन्होंने लोकसभा चुनाव में इनको लड़ने के लिए दी, जबकि कांग्रेस की इतनी हैसियत बची नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, कितना वोट शेयर इनको मिला था। 2022 का भी विधानसभा चुनाव देख लीजिए, कितनी सीटें मिली, कितना परसेंट वोट मिला। लेकिन फिर भी 17 सीटें दी, और कुछ संयोग ऐसा बन गया कि ये 6 सीटें जीत भी गए, और अखिलेश यादव की पार्टी भी 37 सीटें जीत गई। अब अखिलेश यादव के लिए ये सोचने का समय आ गया है कि उनके कंधों पर सवार होकर के राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन को फिर से पाने की चेष्टा कर रहे हैं, और उनकी कीमत पर कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो साइकिल की सवारी है राहुल गांधी की, ये बहुत आगे तक जाएगी नहीं। और अगर प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूँ, तो राहुल गांधी कब साइकिल से नीचे गिरेंगे, ये बस देखने वाली बात है। इसमें अभी 6 महीने भी लग सकते हैं, साल, डेढ़ साल भी लग सकता है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रयास शुरू किए हैं, इनको प्रेशर में लेने की कोशिश की है या इनको ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, इसको अखिलेश यादव कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।